सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नए वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है गेस्टॉल्ट सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम का एक सिद्धांत है गेस्टॉल्ट सिद्धांत, उससे संबंधित है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पुनर्बलन मिलेगा और मुझे पुनर्बलन मिला तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं आपके लिए। तो अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गेस्टॉल्ट सिद्धांत, इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें सबसे पहले तो इस गेस्टॉल्ट संप्रदाय के बारे में समझना होगा। गेस्टॉल्ट संप्रदाय क्या था, कहाँ का था और इस संप्रदाय में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम गेस्टॉल्ट संप्रदाय की ओर। गेस्टॉल्ट संप्रदाय ये जो है ये जर्मनी से संबंध रखता है। दोस्तों, गेस्टॉल्ट संप्रदाय कहाँ का था? जर्मनी का था और गेस्टॉल्ट संप्रदाय जो है 1920 में अस्तित्व में आया। गेस्टॉल्ट संप्रदाय 1920 में अस्तित्व में आया और ये जर्मनी से संबंध रखता था। और उसके बाद में 1920 के बाद में गेस्टॉल्ट संप्रदाय जर्मनी से वापस कहाँ आ गया दोस्तों? जर्मनी से ये संप्रदाय वापस अमेरिका आ गया था। ठीक है दोस्तों, और इस गेस्टॉल्ट संप्रदाय से 3 मनोवैज्ञानिक जो हैं वो मुख्य रूप से संबंध रखते हैं, वर्दीमर, कोफका और कोहलर। वर्दीमर, कोफका और कोहलर, ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक थे, वर्दीमर, कोफका और कोहलर, तीनों इस गेस्टॉल्ट संप्रदाय से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने सिद्धांत की ओर। गेस्टॉल्ट संप्रदाय से एक मनोवैज्ञानिक थे मैक्स वर्दीमर, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था गेस्टॉल्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत के भी बहुत सारे नाम है, उन नामों की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो अन्य नाम है इस सिद्धांत को सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी होता है वो उसको केले प्राप्त करने होते हैं, उसके पास कोई सहारा नहीं होता है तो उसको एकदम सूझ आती, थोड़ी देर वो सोचता है तो एकदम सूझ विकसित होती है उसकी, और उसको पास वाला जो बॉक्स है वो बॉक्स लाता है, बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले प्राप्त कर लेता है। सूझ विकसित हो गई और इसको पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, गेस्टॉल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति होता है। ये गेस्टॉल्ट का दूसरा अर्थ होता है पूर्णाकार और समग्राकृति, इसलिए इसको पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों? एक तो चिंपैंजी होता है जिसका नाम होता है सुल्तान नाम का चिंपैंजी होता है, केले होते हैं, एक बॉक्स, पिंजरे के अंदर एक बॉक्स होता है और पिंजरा होता है। ये चीजें इस सिद्धांत में, गेस्टॉल्ट सिद्धांत में जो प्रयोग किया था मैक्स वर्दीमर ने, उस प्रयोग के अंदर चिंपैंजी, सुल्तान नाम का, केले, बॉक्स और पिंजरा होता है। ठीक है दोस्तों, आप में से इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो गेस्टॉल्ट सिद्धांत है इसमें प्रयोग किसने किया था? प्रयोग इन तीनों ने नहीं किया था, वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने नहीं किया था, प्रयोग किया था मैक्स वर्दीमर ने ही। प्रयोग किसने किया था? मैक्स वर्दीमर ने। और ये तीनों तो गेस्टॉल्ट संप्रदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन जो इस गेस्टॉल्ट संप्रदाय के प्रवर्तक भी मैक्स वर्दीमर थे और ये प्रयोग करने वाले भी मैक्स वर्दीमर ही थे, और इसको संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले थे कोहलर। ठीक है, कोहलर और फिर बाद में कोफका का नाम आता है, और प्रयोग करने वाले मैक्स वर्दीमर ही थे। यानी प्रयोग जो सुल्तान पर प्रयोग किया था मैक्स वर्दीमर ने किया था, इन तीनों ने नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, वर्दीमर, कोफका और कोहलर तीनों ने मिलकर नहीं किया था, सिर्फ मैक्स वर्दीमर ने ही प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रयोग के बारे में हम समझे तो एक चिंपैंजी होता है, इसका नाम होता है सुल्तान, उसको एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं और पिंजरे में ऊपर केले लटका दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, केले इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि चिंपैंजी का हाथ उस तक नहीं पहुंचता है, वह कूद कर भी उन केलों को प्राप्त नहीं कर सकता है। थोड़ी देर वो कूदता है, प्रयास करता है, लेकिन उसके सभी प्रयास असफल हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर चिंपैंजी को लगता है यार केले प्राप्त नहीं होंगे, वो थोड़ी देर सोचने लगता है, यानी सिर पर हाथ रख देता है और थोड़ी देर सोचने लगता है। सोचते सोचते उसकी एकदम सूझ विकसित होती है। वह देखता है कि पास में एक बॉक्स पड़ा है और उसके मन में एकदम ये विचार उत्पन्न हो जाता है कि क्यों ना मैं इस बॉक्स पर चढ़कर केले को प्राप्त करूं। तो एकदम उसके मन में जो सूझ उत्पन्न हुई ना, इसलिए इसको सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ही कहते हैं। और वो सूझ किसके कारण विकसित हुई? अंतर्दृष्टि के कारण विकसित हुई, इसको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। तो वो चिंपैंजी क्या करता है? बॉक्स को लेके आता है और बॉक्स पर चढ़कर केले को प्राप्त करता है, वो खा लेता है। ठीक है दोस्तों, यह था सिद्धांत। इस सिद्धांत में यही है कि सूझ विकसित हो गई, यानी जैसे हम कोई कार्य करते हैं, जैसे गणित का कोई प्रश्न है, हमें हल नहीं हो रहा, हम बहुत बार कोशिश कर ली, हल नहीं हो रहा है, फिर हम क्या करते हैं? थोड़ी देर
दिमाग लगाते, शांत मन से बैठते हैं, तो एकदम उस प्रयोग के उस प्रश्न के बारे में हमें कोई सूझ विकसित होती है और हम उसका हल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रयोग। अब इस प्रयोग, ये जो प्रयोग था, ये प्रयोग किस किस से संबंधित है और इससे होता क्या, शिक्षा में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों शिक्षा में की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करें तो इस जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से तर्क शक्ति का विकास होता है, विचार शक्ति का विकास होता है और कल्पना शक्ति का विकास होता है। तर्क, विचार और कल्पना शक्ति का इससे विकास होता है। और ये सिद्धांत जो है गणित विषय के लिए, विज्ञान विषय के लिए और व्याकरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। गणित विषय, विज्ञान विषय और व्याकरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये जो सिद्धांत है दोस्तों, वो समस्या समाधान विधि पर आधारित है। समस्या समाधान विधि होती है, उस समस्या समाधान विधि पर आधारित ही यह सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। ये सिद्धांत जो है रचनात्मक कार्य जितने भी होते हैं उनके लिए उपयोगी है। जैसे हम कोई रचना कर रहे हैं, मान लो हिंदी के ऊपर ही मैं ले लूं, तो हिंदी में अगर कोई रचना करे, कविता लिख रहा है, तो एकदम तो ऐसे कविता आएगी नहीं। वो बैठा रहेगा, शांत मन से सोचेगा, तब उसके सूझ विकसित होगी और वह रचना करेगा और कविता की रचना करेगा। इसलिए रचनात्मक कार्यों के लिए भी ये सिद्धांत उपयोगी और अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व रखता है। यानी अनुसंधान, जो भी वैज्ञानिक कार्य होते हैं विज्ञान के द्वारा, वो उन सभी अनुसंधान क्षेत्रों में भी इसका बहुत ही महत्व है। क्योंकि अनुसंधान के लिए सूझ होना बहुत जरूरी है और अंतर्दृष्टि से सूझ जागृत हो जाती है। तो दोस्तों हमें याद रखना है, रचनात्मक कार्यों के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है और गणित, विज्ञान और व्याकरण विषयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में गणित, विज्ञान और व्याकरण के लिए बहुत ही उपयोगी। इसमें बालक की तर्क शक्ति, विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है। और दोस्तों इसकी एक महत्वपूर्ण बात, ये छोटे स्तर के लिए नहीं है, यानी छोटे बच्चे इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बुद्धि ज्यादा विकसित नहीं हुई होती है। ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं के जो भी बालक होते हैं उनकी बुद्धि विकसित हुई होती है, वह सोच सकते हैं, यानी अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। इसलिए अमूर्त चिंतन पर भी आधारित है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, ताकि मुझे पुनर्बलन मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करें और साथ ही साथ एक बेल का आइकन आएगा, वहां पे उस बेल पे भी क्लिक करें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। धन्यवाद मित्रों।